चलिए, सो आ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। आपकी सेकेंड बुक है जो कि आपको 24 मार्क्स के लिए पढ़नी है बेटा। कितने मार्क्स के लिए? 24 मार्क्स के लिए। इसके अंदर आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर पहला है वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा चैप्टर है? इशू ऑफ शेयर्स। और अगर चैप्टर 2 की बात करूं तो वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर अब ये शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी क्या होती है, ठीक है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी क्यों फॉर्म करते हैं। जब वहां पर हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन है, पार्टनरशिप का ऑप्शन है, तो फिर कंपनी ही क्यों? ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, कंपनी का फायदा क्या है कि हम उसको पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह कंपनी को प्रेफर करते हैं। और कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करती है, डिबेंचर्स कैसे इश्यू करती है, ये सब हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। फिर पढ़ना, जैसे आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी बुक्स कैसे बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। फिर पार्टनरशिप का देखा आपने, है ना, 11th क्लास में देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, 12th क्लास में पहली बुक में देखा पार्टनरशिप का। अब हम देखेंगे कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाती है और इसके अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा जो चैप्टर है पूरा कंपनी के बारे में है। इसके लिए कौन सा एक्ट लगता है सर? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कुछ खास एक्ट हमने पढ़ा नहीं था, पर पार्टनरशिप के लिए पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके लिए कौन सा एक्ट लगता है सर? कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। सर इससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था? हाँ सर था, कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आते गए और उसके बाद पूरा ही चेंज कर दिया 2013 में, पूरा कंपनी एक्ट नया लिखा गया, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 24 मार्क्स के लिए हमें बुक पढ़नी है जिसमें 2 चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। जिसने इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से कर लिया उसको सिर्फ 3 से 4 टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स में नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ क्या है, एज इट इज सेम है, जो कि हम पढ़ेंगे किसमें, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। जैसे आपने देखा था पार्टनरशिप में चैप्टर नंबर 3 जिसने पढ़ लिया था, चैप्टर 4 5 6 बिल्कुल कॉमन था, ऐसे ही इसका है। तो अभी इस इशू ऑफ शेयर्स में सर कितना टाइम लगेगा बेटा? 1.5 महीना कम से कम लग जाएगा इसको मैं कंप्लीट करते करते, ठीक है। तो इतना बड़ा चैप्टर है ये। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं पर क्या है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? लेंदी है। जिसने इसको कहानी के रूप में समझ लिया, प्रोसेस के रूप में समझ लिया कि कैसे कैसे शेयर इशू होता है, क्यों होता है, उसके लिए चैप्टर में कभी किसी को आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, हमें इसमें स्टोरियां बनानी है। क्या बनानी है? स्टोरी बनानी है। स्टोरी बना करके पूरा प्रोसेस समझना है कि कैसे कैसे काम हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की। तो आप चाहो तो थोड़े थोड़े नोट्स ले लो, निकाल लो नोटबुक्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि सर कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है। तो बेटा कंपनी है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉर्मल, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं हम किस लिए करते हैं? बिजनेस करने के लिए करते हैं। उसमें क्या करते हैं? गुड्स खरीदते बेचते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, तो सर एक कंपनी क्या होती है? कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज बेच करके प्रॉफिट कमाना। सर ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है और पार्टनरशिप में भी होता है, ठीक है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज बेच करके पैसा कमाते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप में भी गुड्स और सर्विसेज बेच करके पैसा कमाते हैं। ऐसे ही एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है कंपनी, और इसके अंदर भी सेम काम होता है, गुड्स और सर्विसेज बेचकर पैसा कमाया जाता है। आगे देखेंगे सर फिर कंपनी क्यों और क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 20 है। कैसे पढ़ते हैं सर इसको? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। क्या पढ़ेंगे सर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। यानी सर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। कंपनी की क्या दी है? डेफिनेशन। कंपनी को डिफाइन किया पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया। इसमें क्या बोला? कहता है कि एक कंपनी वो होती है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कहता है कंपनी को कंपनी तब बोला जाएगा
या तो जो अभी कंपनीज एक्ट चल रहा है उसके अंदर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई हो, या कोई कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट जो पहले था उसके अंडर उस कंपनी को फॉर्म किया गया हो, तो उसको हम कंपनी बोल देंगे। ऐसा कहां लिखा है सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनी की डेफिनेशन दी गई है हमें, ठीक है सर। उसके बाद बोलता है एक प्रोफेसर है हेनी, अब इन्होंने कंपनी को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी है। अब इन्होंने क्या बताया कि कंपनी क्या होती है? इन्होंने बोला कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, हम लोगों को नेचुरल पर्सन। और कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बाकी चलो जी, एक इंसान है कैसा? आर्टिफिशियल। क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इस कंपनी को बनाया किसने? लॉ ने बनाया सर। कंपनीज एक्ट 2013 ने बनाया, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है इसकी अपनी एक अलग पहचान है। किससे? ऑनर से। ऑनर से अलग इसकी अपनी क्या है? एक पहचान है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सर ये परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील क्या होता है? तो बेटा ये बारे में अभी हम जानते हैं। यही सारे इसके क्या है? फीचर्स है। तो इसने कंपनी के फीचर्स को डिफाइन करने की कोशिश करी कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। और बेटा यही सारे इसके क्या बन जाएंगे? फीचर्स। बताना फीचर्स। क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब सर ये इन सबका मतलब क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील का? आइए जानते हैं आगे। इतना क्लियर हो गया? लिख लिया इतना? चलिए तो सर आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? फीचर्स की बात करता है। सबसे पहला फीचर क्रिएटेड बाय लॉ, यानी सर इसको फॉर्म किसने किया है? लॉ ने फॉर्म किया। किसने फॉर्म किया है? लॉ ने, ठीक। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? अगर यहां पर ऑनर है, यहां पर ऑनर है और यहां पर ये कंपनी है, तो लीगल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में दोनों क्या माने जाएंगे? सेपरेट माने जाएंगे, दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी सर अकाउंटिंग टर्म्स में तो हमने पढ़ा ही था कि ऑनर को बिजनेस से क्या मानना है? अलग अलग मानना है, राइट। ऑनर और बिजनेस को अलग अलग मानना है। कंपनी में भी यही है, अकाउंटिंग टर्म्स में तो दोनों को अलग अलग मानना ही है, पर लीगल टर्म्स में भी दोनों को क्या माना जाएगा? अलग अलग माना जाएगा। बोलो बात क्लियर? सर ये परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? बेटा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझते हैं। आपने देखा था पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं? 2 पर्सन्स होते हैं। सर अगर इनमें से कोई एक पर्सन भी मर जाए, एक पर्सन भी मर जाए, या अनसाउंड माइंड का हो जाए यानी पागल हो जाए, या उसके ऊपर कोई ऐसा लीगल केस हो जाए जिसके वजह से वो पार्टनरशिप में नहीं रह सकता, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। डिसोल्यूशन के कारण क्या थे? पर्सन जो है पार्टनर है अनसाउंड माइंड का हो गया, ठीक है, बिजनेस अनलॉफुल हो गया, राइट। और दूसरा क्या? पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं सर? पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। पर सर ये परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में मिनिमम हमें प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। और मैक्सिमम तो सर पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब सर इसके बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है सर? बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम चलेंगे भैया, हमारे कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आइए प्लेन में उड़ते हैं और थोड़ा जाकर के घूम घाम के आते हैं, गोवा वगैरह घूम के आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? एक फ्लाइट ली, पिक्चर पे मत जाना भाई, मछली जैसी बन जाएगी तो मत बोलना, ठीक है। हाँ ये फ्लाइट है ठीक है। इस फ्लाइट में ये 6-7 जने जो भी थे कंपनी के मालिक बैठ के चल दिए। अब उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते और सीधा नीचे क्रैश। तो बताओ कंपनी के कितने ऑनर जिंदा बचे? सर एक भी नहीं बचा, सारे मर गए। तो परपेचुअल सक्सेशन कहता है भाई कंपनी किसने बनाई है? लॉ ने बनाई है। तो अगर ये बंद होगी तो भी किसके वजह से बंद होगी? लॉ से ही बंद होगी।
इसमें चाहे एक पार्टनर जिंदा रहे, एक ऑनर जिंदा रहे, चाहे एक भी जिंदा ना रहे, हमें मतलब नहीं है। जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अगर ऑनर मर जाता है तो क्या होता है सर, वो फर्म बंद करना पड़ता है या वो सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करनी पड़ती है। तो परपेचुअल सक्सेशन कहता है कि भैया कंपनी चलती रहेगी, इसमें इंसॉल्वेंसी, पर्सन का अनसाउंड माइंड होना, पागल होना, ठीक है, किसी का मर जाना, रिटायरमेंट होना, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो ये कंपनी की क्या है, विशेषता है सर, ये कंपनी की क्या है, विशेषता है कि मतलब कुछ भी हो जाए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का, सॉल्वेंसी का, डेथ का, रिटायरमेंट का। बोलो बात क्लियर। अब सर कहता है कॉमन सील, कहता है कंपनी के पास अपनी कॉमन सील होती है। सर ये कॉमन सील का मतलब क्या है, आपने देखा स्टैंप, देखिए स्टैंप, देखो यहां बना रखी है स्टैंप। कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का बिना स्टैंप के वैलिड नहीं माना जाएगा। सर एग्जांपल दो, मैंने कहा जैसे गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी है, इसका मैंने बैंक में गया, करंट अकाउंट खुलवाया, तो कह रहे सर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हो, मैं बिल्कुल करंट अकाउंट खुलवा रहा हूं। कहते हैं कि ठीक है आपको चेकबुक इश्यू हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, पर आपका ये जो है रजिस्टर्ड है, मतलब बिल्कुल जी रजिस्टर्ड है। कहता स्टैंप लेकर के आओ, स्टैंप मारो, साइन करो। मैंने कहा सर क्यों, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है इसका, तो इसकी एक अलग एंटिटी, इसकी एक अलग पहचान है, और इसके भी तो साइन चाहिए, बाकी मैं साइन करता रहूं, मैं तो ऑनर हूं। कहता ऑनर से मतलब नहीं, आप डायरेक्टर हो, ओनर हो, सबको डिसीजन आप लोगे, पर इसमें कंपनी की एग्रीमेंट भी होना चाहिए, कंपनी भी अपने आप में एक इंसान है, उसका भी क्या चाहिए, स्टैंप चाहिए, उसके भी साइन चाहिए। तो सिग्नेचर ऑफ कंपनी, सिग्नेचर ऑफ कंपनी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। जब तक ये स्टैंप किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगेगी वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, चाहे उस पर कोई भी साइन कर दे, उससे मतलब नहीं है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी। चलिए लिमिटेड लाइबिलिटी, तो सर इसका बहुत बढ़िया फीचर है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितने भी ऑनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी का किसी ऑनर ने इतना शेयर खरीदा, ठीक है जी, कितना शेयर खरीदा सर, इतना शेयर खरीदा, ये इतना शेयर मान लीजिए 5 लाख का था, कितने का था, तो 5 लाख का शेयर खरीद लिया। अब इसने 5 लाख में दिए सिर्फ 3 लाख रुपए, कितने दिए अभी, कितने रुपए देने बाकी हैं, 2 लाख। तो उस पर्सन के ऊपर, उस ओनर के ऊपर कितने रुपए की लायबिलिटी बची है, 2 लाख। अब कंपनी डूबे, कंपनी खत्म हो, शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैक्सिमम अमाउंट डूबेगा तो कितना डूबेगा, 5 लाख। उसने लगा कितना रखा है, 5 लाख, 3 लाख तो दे दिए, कितने और देने बाकी हैं, 2 लाख। तो उसको सिर्फ एक लिमिटेड बता दिया ना कि आपने 5 लाख का शेयर खरीदा, 5 लाख रुपए ही देने हैं, तो उसकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड हो गई। कितनी हो गई, लिमिटेड हो गई। अगर 2 लाख देना पेंडिंग है तो उसको देना कितना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख, चाहे कंपनी में नुकसान हुआ हो 2 करोड़ का, उससे मतलब नहीं है। तो ओनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती है बेटा, लिमिटेड रहती है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 पार्टनर हैं, अगर एक नया पार्टनर आता है तो बाकी दोनों में से किसी ना किसी को अपना शेयर कुछ ना कुछ ट्रांसफर करना पड़ता है नए पार्टनर के लिए, ठीक है ना, करना पड़ता है। और उसमें क्या इजीली कर सकते हो आप, नहीं, सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबकी सहमति जरूरी है। पार्टनरशिप में ये दिक्कत आती है, राइट, पर कंपनी में ऐसा दिक्कत नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। आज मेरे पास कंपनी का शेयर है, कंपनी का मालिक मैं हूं, मैं अपने सारे शेयर्स इसको बेच सकता हूं, कंपनी का मालिक क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। यानी कंपनी के मालिक रोज चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कंपनी के मालिक रोज चेंज हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी जो शेयर्स है, मालिकाना हक बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर किया जा सकता है इजिली। बोलो बात क्लियर हो रही है। लास्ट कहता है मैनेजमेंट और ऑनरशिप। कहता सर दोनों अलग अलग बातें, कंपनी को मैनेज कोई और करता है और उसके ऑनर्स कोई और होते हैं, ठीक है। ऑनर्स कौन, ऑनरशिप किसके पास होती है, सर जिनके पास शेयर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं हम, यानी कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, और जो मैनेजमेंट होता है, क्या ऑनर मैनेज करता है, क्या मैं जाके मैनेज करता हूं कंपनी, मैंने कंपनी के अगर हर किसी कंपनी के किसी के 10, किसी के 100, किसी के 50 शेयर खरीद रखे हैं, तो क्या कंपनी जाके मैं मैनेज करता हूं, नहीं सर। तो इसको मैनेज कौन करता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता है सर,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो कहता है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप कंपनी की क्या होती है सर, अलग अलग होती है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है सर, जो ओनर्स होते हैं वही मैनेज करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो ओनर होता है वही कंपनी को, सॉरी वही सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या करता है, मैनेज करता है। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, ओनरशिप किसी और के पास होती है और उसको मैनेज कोई और करता है। तो फीचर समझ में आए सारे। तो फीचर्स क्या हो गए सर, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अलग होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। कॉमन सील, इसकी अपनी एक स्टैंप होती है, अपने एक सिग्नेचर होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को। और मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आइए कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और जो प्रोफेसर हैनी है उन्होंने कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। बोलो बात क्लियर हो गई इतनी, तो ये हाथों याद भी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ कंपनी। बेटा कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, तो बेटा अभी तक कंपनीज एक्ट 2013 से पहले सिर्फ दो ही तरह की कंपनी होती थी। कितनी तरह की कंपनी होती थी, एक होती थी प्राइवेट कंपनी, एक होती थी पब्लिक कंपनी। पर कंपनीज एक्ट 2013 में एक मुद्दा उठाया गया जब, कि भाई एक जना अकेला कंपनी क्यों नहीं चला सकता, एक जना अकेला कंपनी क्यों नहीं चला सकता। उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज और वो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लगाई गई कि एक जने भी ओनर होना चाहिए कंपनी का। अगर मान लो मेरे को अपनी कंपनी चलानी है तो मुझे किसी का साथ लेना जरूरी क्यों है, मैं अकेला कंपनी क्यों नहीं चला सकता। वाई आई कैन नॉट बी द सिंगल ओनर, वाई आई कांट बी अ सिंगल डायरेक्टर, वाई आई कांट बी अ सिंगल प्रमोटर। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को जब कंपनी 2013 आया तो उसके अंदर एक नई कंपनी को अलाउ कर दिया जिसको बोला गया ओपीसी। क्या बोला गया, ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी, यानी अब एक जना भी एक कंपनी खोल सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। सर इसमें फीचर्स क्या अभी पढ़ेंगे, पर एक बार जान लेते हैं वन पर्सन कंपनी में बताओ कितने मेंबर्स होंगे, मिनिमम वन, मैक्सिमम कितने होंगे वन। कम से कम एक जना चाहिए इस कंपनी को बनाने के लिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, मैक्सिमम भी एक ही हो सकता है, जब तो वन पर्सन कंपनी कहलाएगी। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो बेटा इसमें मिनिमम कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, दो। कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, 200। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 200। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो बेटा इसमें मिनिमम कितने चाहिए, 7। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, यानी कम से कम 7 जने चाहिए पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और सर इसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सर मैक्सिमम हो सकते हैं अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं सर, अनलिमिटेड। तो 3 तरह की कंपनी हमारी होती है। बोलो बात क्लियर। अच्छा मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये कंपनी का नाम बोल रहा हूं मैं या पार्टनरशिप का नाम बोल रहा हूं, बताओगे सबके सब। मैंने बोला ABC एंड को, ये कंपनी का नाम है, सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम है, पार्टनरशिप का नाम है, बताओ जल्दी। आपने बोला कंपनी, पर आप सभी के सभी गलत हैं सर, ध्यान रखना। अखा मैंने बोला मोहन एंड सन्स कंपनी का नाम है या फर्म का नाम है, फर्म का नाम है, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, इसकी पहचान कैसे होगी, किसी नाम को देख के पहचानोगे कैसे कि कंपनी है या फर्म है। तो बेटा ध्यान रखना, जो आपकी वन पर्सन अगर कंपनी होगी तो कंपलसरी है उसके एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना। तो किसी कंपनी के अगर एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तभी वो वन पर्सन कंपनी मानी जाएगी। यही पहचान होती है कि नाम से पहचान सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के एंड में, नाम के एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही होगा, कंपलसरी है लिखना। तो माना जाएगा कि क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके में लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, लिमिटेड। यानी कंपनी का नाम अगर एंड हो रहा है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से
तो वो कौन सी कंपनी है? 1% कंपनी है। अगर नाम एंड हो रहा है प्राइवेट लिमिटेड से तो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। और अगर सिर्फ नाम एंड हो रहा है लिमिटेड से तो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की कंपनी? गवर्नमेंट की कंपनी नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनियां ही होती हैं, पर इसको पब्लिक कंपनी की बोला जाता है। ध्यान से सुनिए, इसमें ऑनर कितने हैं? एक। इसमें ऑनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। यानी इसमें जान पहचान वालों को मैक्सिमम कितने? 200 जनों को मालिक बना सकता हूं। और यहां पर मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। यानी मैं यहां सारी पब्लिक को मालिक बना सकता हूं। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ एक जने का पैसा लगा हुआ है। मालिक कब बनते हैं? जब पैसा लगाते हैं। इसमें मैक्सिमम 200 जनों का पैसा लग सकता है, और इसमें तो पूरी पब्लिक का पैसा लग सकता है। यानी एक पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक पैसा लगाती है, इसलिए उसको पब्लिक कंपनी बोला जाता है। होती है प्राइवेट ही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चला रही है इस कंपनी को। अगर हम चाहें तो हम 7 जने मिलकर मिनिमम भी एक पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे सर इन तीनों में से कौन सी कंपनी हमें खोलनी चाहिए, और इन तीनों में से किसका क्या क्या बेनिफिट होता है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? सबसे पहले इन तीनों के बीच में डिफरेंस पर देखते हैं, पेपर में आ जाता है। सर डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। यहां लिया मैंने प्राइवेट कंपनी, यहां पब्लिक कंपनी, और यहां पर 1% कंपनी। आइए सर, जो नेम एंड होता है बेटा प्राइवेट कंपनी का किससे एंड होगा? प्राइवेट लिमिटेड से। पब्लिक का लिमिटेड से। 1% कंपनी का ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। बोलो बात क्लियर है? चलिए सर, मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए? 2। पब्लिक के लिए 7, और 1% कंपनी के लिए 1। बात क्लियर हो रही है? मैक्सिमम मेंबर्स कितने, यानी मैक्सिमम ओनर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के? 200। पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड, जितने मर्जी हो सकते हैं भाई ओनर्स। और 1% कंपनी का सिर्फ एक ही ओनर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप का पूछो तो बताना जरा, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। वेरी गुड। अब यहां बात आती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने बताया था ना, ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। तो जो मैनेजमेंट संभालता कौन संभालता है? डायरेक्टर संभालते हैं। तो सर इसमें कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम 2। पब्लिक की कंपनी के केस में 3, और 1% कंपनी के केस में 1। या ऐसे याद कर लो 1 2 3। 1% कंपनी के केस में 1, प्राइवेट के केस में 2, पब्लिक के केस में 3। ये मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, इतने तो होने ही चाहिए डायरेक्टर्स। मैक्सिमम की बात करें तो कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं? 15। तीनों में 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा डायरेक्टर्स आप नहीं रख सकते। बोलो बात क्लियर? अब बात करेंगे एओए। एओए की फुल फॉर्म लिख लो जो लिखना चाहता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटा क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी। बिजनेस स्टडीज में फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें प्रमोशन होता है। प्रमोशन में आपको एओए एमओए सब डिफाइन करना पड़ता है। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर क्या लिखते हैं सर? उसके अंदर कंपनी का नाम, ओनर्स के नेम, प्रमोटर्स के नेम, रीजन, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी को बनाने का, कितना पैसा लगा रहे हैं, ओनर्स का घर का एड्रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब लिखा जाता है एमओए में। किसमें लिखा जाता है? एमओए की फुल फॉर्म क्या होती है नकुल? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आता है एओए। क्या आता है? एओए की फुल फॉर्म क्या होती है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होती है सर? अब सर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जब हम किसी के साथ क्या बना रहे हैं? लिंक बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जब 2 से 3 जने मिलकर के एक कोई काम करने आते हैं तो उसको बोलते हैं 2-3 लोगों का क्या बन गया? एसोसिएशन बन गया। आर्टिकल्स का मतलब होता है रूल्स। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर। तो कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बेसिस पर कंपनी को चलाया जाएगा। ठीक है ना, हर किसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड्स कहां लिखे जाते हैं सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। अब सर 1% कंपनी की बात करें तो स्पेशल एओए। स्पेशल एओए का मतलब होता है कि हमें खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे सारे स्टैंडर्ड्स।
ए टू जेड हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, ए टू जेड हमें रूल्स खुद से लिखने पड़ेंगे, स्पेशली लिखे जाते हैं इसके लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए भी क्या क्या होता है सर, स्पेशल एओए लिखे जाते हैं, अलग से जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग। बोलो बात क्लियर है। पर सर पब्लिक कंपनी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पब्लिक कंपनी में हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, टेबल एफ एडप्ट कर सकते हैं। क्या एडप्ट कर सकते हैं, टेबल एफ किसका है सर, ये है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है सर, इसमें बेटा प्री डिफाइंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस लिखे हुए हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बता रखा है कि अगर आप पैसा पब्लिक का प्रॉपर उनको शेयर अलॉट नहीं कर पाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो आपको 15 दिन के अंदर पैसा वापसी करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने पैसा टाइम पे नहीं दिया तो आप उससे कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अगर आपने उसने पैसा पहले दे दिया तो आप कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करोगे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस कहां लिखे होते हैं सर, टेबल एफ में लिखे होते हैं कंपनी 2013 में। या तो हम खुद अपने बना लें, या तो हम खुद अपने बना लें, ये जो टेबल एफ में स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं उसको भी अपना सकते हैं। किस केस में, पब्लिक कंपनी के केस में। बोलो बात क्लियर है। आगे चलते हैं सर, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, पब्लिक से पैसा उठाना, पब्लिक को शेयर इशू करना और उससे पैसा उठाना। भी बाद में पढ़ेंगे शेयर क्या होता है। देखो शेयर बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। जितनी भी कैपिटल होती है फर्म की, सॉरी फर्म की कह रहा हूं, कंपनी की, जितना पैसा उसको चाहिए तो उस पैसे को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। किसमें बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। उन छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है शेयर्स। क्या बोला जाता है, शेयर्स। सर फॉर एग्जांपल अब ये केक है, ठीक है, ये क्या है, केक है। मैंने कहा जितने जने हैं आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, जितने जने हैं सब में केक बटेगा। तो आप केक कैसे बांटोगे, आप केक लगभग ले लो, फिर क्या होगा, फिर तो है ना सारा केक खत्म, और पता चला 2-3 जनों को मिला, बाकी जनों को मिला ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिला केक खाने का। तो इसलिए जितनी भी कैपिटल होता है, जितना भी हम मालिकाना हक दे सकते हैं पब्लिक को, उसको क्या करते हैं हम, छोटे छोटे ऐसे करते हैं ना, केक कटिंग करते हैं। ऐसे ही कंपनी का जो टोटल पैसा होता है, जो कंपनी को चाहिए होता है, या फिर जितना वो मालिक बना सकती है, मान लो प्लॉट ऑफ लैंड है, जितना केक बांट सकती है, केक तो इतना ही बांट सकती है जितना अवेलेबल है। तो जितना कंपनी के पास अवेलेबल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है सर, डिवाइड कर देती है। और सारे टुकड़े कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे टुकड़े कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा। तो बेटा ये केक का क्या एक टुकड़ा है, ये केक का क्या एक टुकड़ा है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, शेयर। इसको क्या बोलते हैं, शेयर। इसको क्या बोलते हैं, शेयर। बोलो बात क्लियर होगी। और इन सबको मिलाकर के क्या बोल दिया, शेयर्स। क्या बोल दिया, शेयर्स। बोलो बात क्लियर। अब एक शेयर का प्राइस रख दिया कि भैया ये एक केक का टुकड़ा 10 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा, तो जो पहले आएगा 10 रुपए जो पहले देगा उसको मैं इतने हिस्से का क्या बना दूंगा, मालिक बना दूंगा, इतने हिस्से का ओनर बना दूंगा। इसी को बोलते हैं शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, पहले अपने जो मालिकाना हक दे सकती है पब्लिक को, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती है और मार्केट में उतार देती है। कहती है भैया मेरे शेयर खरीद लो, यानी मेरी जमीन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, यहां पर आके अपना घर बना लो, मेरे से प्लॉट खरीद लो, यानी मेरे क्या खरीद लो, शेयर्स खरीद लो। कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास पैसा, तो कंपनी कहां से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है। किससे लेती है, तो भाई पब्लिक को मालिक भी तो बनाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को मालिक बना रही है। जितना पैसा उसको चाहिए या जितनी कंपनी उसकी कंपनी की वैल्यू है, उस कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और कहता है जी आपको कितने शेयर चाहिए, कितने, मेरे पास 100 रुपए, मुझे 100 रुपए लगाने हैं। तो भाई मैं गिनूंगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयर उसको दे दूंगा और वो 10 शेयर की क्या बन जाएगी, मालिक बन जाएगी। अब जो भी प्रॉफिट होगा इस कंपनी में, जो भी प्रॉफिट होगा किसमें बढ़ता है, ऑनर्स में बढ़ता है। तो कंपनी भी क्या करती है, अपने ऑनर्स को प्रॉफिट बांटती है। पर सर किसकी फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, अब आपको पता होगा मैंने 2-3 कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मेरे पास अभी भी डिविडेंड आता है।
यानी सर कंपनी प्रॉफिट कंपनी कमाती है, पर प्रॉफिट मेरे पास आता है। क्यों आता है सर प्रॉफिट? क्योंकि मेरे पास शेयर है, मैं उस कंपनी का क्या हूं, मालिक हूं। वो अलग बात है, अगर कंपनी का ये इतने सारे बड़े शेयर हैं, मैं इतना सा मालिक हूं, है ना। कंपनी अगर इतनी बड़ी है तो मैं उसमें सिर्फ एक डॉट के बराबर मालिक हूं, डॉट भी गायब हो गया, पता नहीं कहां है, ठीक है ना। तो उतने का मालिक हूं, तो उतने का भी मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो कंपनी कैसे करती है, क्या करती है, क्लियर हुई बात? हाँ मिल गया डॉट। पहले तो ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है शेयर का कॉन्सेप्ट? आगे चलते धीरे धीरे और मजा आएगा कि शेयर कंपनी कैसे इश्यू करी है, कितने शेयर इश्यू कर सकती है, ठीक है। आइए सर, अच्छा ये तो हमने कर लिया, अच्छा इसी पे थे ना। अब पब्लिक इशू कहता है कि सर प्राइवेट कंपनी ना पब्लिक इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट, प्राइवेट मतलब अपना पर्सनल स्पेस, प्राइवेट मतलब अपना पर्सनल स्पेस। और पर्सनल स्पेस से बाहर क्या होता है, पब्लिक होती है। यानी अपना घर हो गया, और अपने घर से बाहर क्या है, पब्लिक है। मुझे बताओ, अपने घर के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको क्या हम पब्लिक बोलते हैं? नहीं, पब्लिक क्या होती है, अपने घर के जो बाहर है वो सारी क्या है, पब्लिक है। जो अपना घर है वो क्या है, प्राइवेट है। वो क्या है, वहां पर पब्लिक अलाउड नहीं होती। इसलिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। सर फिर किसको कर सकती है? अपने जान पहचान वालों को कर सकती है, रिलेटिव्स को कर सकती है, फ्रेंड्स को कर सकती है, पर ऑन लार्ज स्केल पब्लिक को नहीं कर सकती। इसलिए मैक्सिमम कितने मालिक बना सकती है, 200 मालिक बना सकती है। बोलो ये बात क्लियर हो रही है? अब सर 1% कंपनी की बात करें, अगर ये कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू कर देगी, फिर तो 1% कहां से रहेगी, फिर तो बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे इसके अंदर। तो सर नॉट एप्लीकेबल, यानी 1% कंपनी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, यानी अपनी जमीन पब्लिक को नहीं बेच सकती। बोलो बात क्लियर है? क्योंकि कंपनी को क्या करना है, कंपनी ने मान लो ये जमीन खरीदी, अब उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, उसको पता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना है और इसकी 200 करोड़ वैल्यू है, इसी जमीन पर मुझे काम करना है, ये 200 करोड़ की मिल रही है, पर मेरे पास 200 करोड़ रुपए, तो मैंने पब्लिक को ऑफर दे दिया, बाकी एक काम करो, देखो काम मैं करूंगा सारा, आके इस जमीन खरीद लो, छोटे छोटे टुकड़े काट रहा हूं, जमीन खरीद लो, इस प्लॉट पर जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से जो हिस्सा तुम्हारा होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये होता है बस पब्लिक इशू। बोलो बात क्लियर है? यहां पर हम जमीन किसको फॉलो कर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, किसमें, पब्लिक कंपनी में। 1% कंपनी में सारी जमीन किसको खुद अकेले खरीदनी पड़ेगी, 1% को जो ओनर होगा, ठीक। और इस प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 जनों को ऐसे बेच सकता है जमान, कितने जनों को बेच सकता है, 200 जनों को। और पब्लिक कंपनी सारी पब्लिक को बेच सकती है। बोलो बात क्लियर हुई? यानी सर मैंने अगर छोटा काम करना है, छोटा प्रोजेक्ट करना है, और मैं खुद मालिक बन के रहना चाहता हूं, तो मैं कौन सी कंपनी खोलूंगा, 1% कंपनी। और मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना, छोटा सा प्रोजेक्ट करना है, पर कुछ पैसा बाहर से भी चाहिए, तो मैं कौन से फॉलो कर सकता हूं, प्राइवेट कंपनी। पर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर मैं मेरे को बनानी है 400 करोड़ की कंपनी, मैं इन 200 जनों से 1-1 करोड़ भी इकट्ठा करूंगा तो कितना आएगा, 200 करोड़। तो 400 करोड़ तो इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा, और वो भी हर कोई 200 100 करोड़ नहीं दे सकता, इसमें 1-1 करोड़ भी नहीं दे सकता हर कोई, और ढूंढना ऐसे पर्सन बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम पब्लिक को ऑफर कर देते हैं, भाई मुझे 400 करोड़ रुपया चाहिए ये जमीन खरीदने के लिए, इस पर काम करना शुरू करने के लिए। तो पब्लिक क्या है भैया, अनलिमिटेड है। पब्लिक क्या है, अनलिमिटेड है। तो कोई 1 करोड़ दे देगा, कोई 50 लाख दे देगा, कोई 10,000 दे देगा, कोई 2 करोड़ दे देगा, कोई 10 करोड़ दे देगा। तो ऐसे करके मैं जितना जो पैसा देगा उसको उतना शेयर बेच दूंगा, उसको उतने का मालिक बना दूंगा। बोलो बात क्लियर? जैसे मैंने पूरी जमीन खरीद ली, छोटे छोटे टुकड़े करके 100-100 गज के प्लॉट बना दिए। अब जिसको 400 गज का मकान बनाना है वो 4 प्लॉट खरीद लेगा मेरे से, जिसको 100 गज का बनाना है वो 1 प्लॉट खरीद लेगा। इस तरीके से मैं उसको मालिक बना दूंगा, और उस जमीन पे जितनी खेती होगी जो उसके 400 गज में आ रही होगी उसका पैसा तू ले ले भाई। इससे क्या होगा, बड़ी कंपनी भी बन गई, और फ्यूचर में जब मेरे पास पैसा आएगा खुद का, जब मैं चाहूं तो उससे खरीद लूंगा, अगर वो बेचना चाहेगा तो। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मैंने बताया था। 1% कंपनी में तो भाई ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, आप अकेले मालिक बने हो, फिर किसी और को कैसे मालिक बना दोगे। प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आप बार बार शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आज मालिक मैं हूं, मैंने कहा भाई तू बन जा मालिक, ले पैसे दे दे मेरे को, मेरा शेयर खरीद ले, मेरी जमीन खरीद ले,
नहीं भाई, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, रिस्ट्रिक्टेड होती है, होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, साल में एक बार हुआ, 5 साल में एक दो बार हुआ तो हुआ, वरना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबल है, एक एक मिनट में पैसे आप मालिक का हाथ चेंज कर सकते हो। मैंने 1 मिनट में 10 शेयर खरीद रखे थे, ये 10 शेयर इसको बेचे, हाथों हाथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसने आगे बेच दिए, उसने हाथों हाथ किसी और को बेच दिया। ठीक है सर, ऐसी चीज पैसे बढ़ते होंगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। आपने शेयर मार्केट सुना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे शेयर मार्केट। अच्छा, ये वेजिटेबल मार्केट सुना है? वेजिटेबल मार्केट क्या होता है? सब्जी मंडी। वहां जाके क्या करते हो आप? सिर्फ खरीदते हो, कोई बेचने भी आता है वहां पर? यानी सर उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, जो किसको खरीद बेच रहे हैं? वेजिटेबल्स को। आपको पता होगा एक एक दिन में भी वेजिटेबल्स का दाम ऊपर नीचे हो जाता है, किस वजह से? पीछे माल खराब हो गया, या पीछे प्रोडक्शन बंद हो गई, ठीक है, या डिमांड ज्यादा बढ़ गई, उस अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स के भी तो रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, और एक एक दिन में चेंज हो जाते हैं, एक एक सेकंड में भी चेंज हो जाते हैं। आज आप सुबह लेकर आए हो टमाटर, मान लो 10 रुपए किलो, पता चला कि पीछे से प्रॉब्लम हो गई, सारी फसल बेकार हो गई, अब आगे टमाटर अवेलेबल नहीं आया होगा, तो जिसके पास टमाटर बचा हुआ है, क्या वो महंगे रेट में बेचेगा? क्या कहेगा 10 रुपए में ले लो, महंगे रेट में? वो 10 को सीधा 100 बना देगा कि भाई 100 रुपए किलो टमाटर है, ये तो भाई साहब इतना टमाटर पड़े, भाई साहब आगे से फसल नहीं आएगी, अब फसल बर्बाद हो चुकी है, अब अगले साल आएगा टमाटर, तो मुझे तो ये पूरे साल बेचना है, तो प्रॉफिट तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से। ऐसा होता है, डिमांड और सप्लाई से फर्क पड़ता है। इसी तरीके से फ्रूट्स मार्केट होती है, जहां पर फ्रूट्स खरीदे बेचे जाते हैं। इसी तरीके से कौन सी मार्केट होती है? शेयर मार्केट होती है, जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो वहां पर मैं भी होऊंगा, ये भी होंगे, आप लोग भी होंगे, हमें रजिस्टर करना पड़ता है। उस मार्केट में हम पहुंच गए और एक ही मिनट में ये कहता है मेरे पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं, मैं 2 शेयर बेचना चाहता हूं, कहता है मैं 100 रुपए के बेचूंगा, कोई लेगा? अब इतने सारे जने हैं, अब इसमें जिसने हाथ खड़ा कर दिया तुरंत वो उसको शेयर दे देगा। अब उसने कितने का खरीदा? 100 रुपए का। वो कहता है मेरे पास कंपनी के शेयर हैं, मैं 102 रुपए में दे रहा हूं, कोई लेना चाहेगा? तो किसी कोई खरीदने वाला होगा, डिमांड होगी उसकी, तो वो ले लेगा और उसको 2 रुपए एक शेयर पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। पहले बॉम्बे में ये कहां चलता था? ऑफलाइन चलता था। ठीक है, आपने मूवीज देखी होंगी हर्षद मेहता वगैरह की, है ना? उसमें क्या होता था, एक सभा लगती थी, वहां जाते थे, वो टिकट लेके मेरे पास ये शेयर है, शेयर किसी को चाहिए, किसी को चाहिए, है ना? इस तरीके से बोली लगती थी। और अब क्या है, सारा डिजिटलाइज हो गया। अब वहां पर क्या था, पूरे नंबर्स आते रहते, कितने जनों ने शेयर खरीद लिए, कितने जनों ने शेयर बेच दिए। अब स्कैम के चांसेस कम हो गए, पहले स्कैम के ज्यादा होते थे क्योंकि ऑफलाइन होता था। ठीक है, वहां पर पहले लोग झूठ भी बोल देते थे हमारे पास शेयर है, जबकि उनके पास शेयर होते नहीं थे, उसमें बहुत बड़ा मोटा मार्जिन कमा लेते थे वो। अब इतना नहीं हो पाता है, पर कमाने वाले आज भी कमा रहे हैं। तो शेयर मार्केट क्या होगी? जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, वहां पर भी एक एक सेकंड में रेट ऊपर और नीचे। मान लीजिए मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है 100 रुपए का, खरीदने वाले ज्यादा हैं, शेयर कितना है? एक। तो मैं क्या कहूंगा, मैं तो 150 का बेच रहा हूं। अब सो कहेंगे 150, और जिसको चाहिए होगा, उसको पता कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है, तो कहेगा भाई तू 151 दे, सबको छोड़ मेरे को दे 151 में। वो कहेगा मैं 152 में लेने को तैयार हूं भाई, तू मेरे को दे। दूसरा कहेगा अरे छोड़ 160 मेरे को दे। तो क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई शेयर की कम है। अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पता है रिलायंस के शेयर्स क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले, कंपनी में प्रॉफिट होना, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड आएगा, तो मैं शेयर बेचूंगा क्यों? फिर मैं भी शेयर नहीं बेचूंगा। तो डिमांड और सप्लाई चलती रहती है एक एक मिनट में, कंपनी के डिसीजन के अकॉर्डिंग। कंपनी ने किसी और बाहर की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, अब कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है बहुत ज्यादा, तो कोई शेयर बेचेगा नहीं, हर कोई खरीदने की होड़ में बांटेगा, मुझे मिल जाए इसके शेयर, मुझे मिल जाए शेयर। बोलो बात क्लियर है? तो इसी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आज छुट्टी का दिन है, वरना मैं आपको पूरी लाइव मार्केट दिखाता। किस दिन दिखाएंगे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है एक एक मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। चलिए, तो बेटा प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड होता है, 1% कंपनी में हो ही नहीं सकता, और पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बोलो बात क्लियर? तो यानी एक पब्लिक कंपनी होती है जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। चलिए ये रिवाइज करते हैं फटाफट।
सर नेम किससे एंड होता है? प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक का लिमिटेड, 1% कंपनी का ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं प्राइवेट में? 2, ओपीसी में 1 और पब्लिक में 7। मैक्सिमम 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3, ओपीसी 1, प्राइवेट 2। मैक्सिमम इन केस ऑफ पब्लिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ 1% कंपनी 15, 15, प्राइवेट कंपनी 15। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए मैं टेबल एफ ऑफ कंपनी 2013 अडॉप्ट कर सकता हूं? पब्लिक कंपनी, वेरी गुड। ठीक है, पब्लिक को शेयर्स कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। किसके शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते? प्राइवेट कंपनी। किसके शेयर्स फ्री ट्रांसफरेबल होते हैं? पब्लिक। किसके शेयर्स ट्रांसफर करने का मुद्दा ही नहीं हो सकता कभी? 1% कंपनी। क्या ये डिफरेंसेस लर्न हो जाएंगे? आगे चले, बोर तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? जिसको लग रहा है वो जाए। आ जाओ जी। अब सर टाइप्स ऑफ कंपनीज, सर अभी तो पढ़ा काइंड्स ऑफ कंपनीज, अब आ गया टाइप्स। ये अलग होती हैं? मां की बिल्कुल बेटा अलग होती हैं। एक तो काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ी हमने 3 तरह की, कौन कौन सी? बोलो जल्दी। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। अब कंपनी कितनी तरह की होती है बेटा? 3 तरह की कंपनी होती है। ठीक है, बड़ा इजी है, सुन लो। कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कौन सी कंपनी? दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो होती है जहां पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। सर कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी हुई? सर जहां पर ओनर्स की जो शेयर्स की वैल्यू होती है और वाउंड अप के समय उनको घर से भी पैसा लेकर आना पड़ता है, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है सर? यानी सर यहां पर क्या होता है, किसी ओनर को कोई शेयर नहीं दिया जाता, कोई मालिक नहीं होता इस कंपनी का। ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहां पर प्री डिटरमाइंड प्राइस रखा जाता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और हमें ये एसेट क्रिएट करनी है, ये एसेट बनानी है, तो उसमें इतना पैसा लगेगा। तो सारे जने क्या करते हैं, मिलके गारंटी देते हैं कि भाई जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी कुछ काम करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, उसमें जितना भी पैसा लगेगा सारे जने क्या करेंगे? मिल करके देंगे। तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सबने गारंटी दे दी कि हम 10,000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए चाहिए, 10 मेंबर्स हैं, सबने 10,000 रुपए की गारंटी सबकी हो गई कि अब हर किसी को कितने रुपए देने हैं? 10,000 देने। यानी उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कितने की? जितने की उन्होंने गारंटी दी है कि हम इतना पैसा इसके अंदर दे देंगे। तो 3 तरह की होगी, जिसमें ओनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। दूसरा जिसमें ओनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और तीसरा जिसमें ओनर्स की लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? गारंटी पे, जितने फर्म को, जितनी कंपनी को पैसे की जरूरत है किसी एसेट को खरीदने के लिए। बोलो बात क्लियर? बस और कुछ नहीं है सर, खत्म है चैप्टर, मतलब टॉपिक। आओ जी, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जरूर याद रखने हैं। सर क्यों? क्योंकि यह आपके बुक में तरीके से आपको समझ में आएंगे नहीं, टीचर्स आपको बताएंगे नहीं। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक दिया गया है। सुन लो क्या होता है सर इसमें। देखो, सबसे पहले है प्रमोटर्स। लिख लो बेटा, प्रमोटर्स। सर ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? मालिक को बोलते हैं प्रमोटर्स? नहीं सर, प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी खोलते हैं, जो कंपनी को बनाने का खर्चा करते हैं, जो कंपनी को बनाने का खर्चा करते हैं, उन्हें प्रमोटर्स बोलते हैं। अब बेटा कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है नहीं होती? होती है। अब मान लो, देखो ये 2 जने हैं, इन्होंने मिलकर सोचा कि हम कंपनी खोलेंगे। ठीक है, इसने कंपनी के खोलने के खर्चे होते हैं या नहीं होते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसकी फाइलिंग चार्ज लगेगा। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करने के लिए ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ता है, अंडर राइटर जिसे बोलते हैं, उसका पैसा लगेगा, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इस कंपनी को खोलने के खर्चे कौन करता है?
प्रमोटर्स करते हैं। कौन करते हैं? प्रमोटर्स। और जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है, जैसे ही कंपनी कंपनी कहती है चल हट तू अलग है और मैं अलग हूं, प्रमोटर्स को कंपनी क्या बोलती है? तू अलग है और मैं अलग हूं। तो प्रमोटर्स कहता है मैंने तेरे को बनाने में इतने सारे पैसे लगाए, उसका क्या, सब रख, तेरे पैसे तेरे को मिल जाएंगे, पैसा कमाने दे। और अगर ज्यादा जल्दी है तो एक काम कर, शेयर्स ले ले। क्या ले ले? शेयर्स ले। जितना पैसा तूने मेरे को बनाने में खर्च किया है उतनी वैल्यू के मेरा क्या ले ले, कंपनी के टुकड़े ले ले, कंपनी के प्लॉट ले ले। तो कंपनी क्या करती है? इन प्रमोटर्स को इनका पैसा पे करने के लिए क्या कर देती है? शेयर्स इशू कर देती है। इसको बोलते हैं प्रमोटर्स, यानी जो इनिशिएट करता है, कंपनी को एस्टेब्लिश करता है, जो मेन जिसका आइडिया होता है कंपनी को बनाने का, उसको बोलते हैं क्या? प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं सर? प्रमोटर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं सर? जो कंपनी के ऑनर होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्या सर ये प्रमोटर्स और शेयर होल्डर सेम होते हैं? बाकी नहीं, अलग अलग होते हैं। प्रमोटर जिन्होंने कंपनी बनाई, शेयर होल्डर जिन्होंने उसके शेयर खरीदे। तो सर क्या प्रमोटर्स भी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं? बाकी बिल्कुल बन सकते हैं। पहले उन्होंने कंपनी को बना दिया, फिर कंपनी के क्या खरीद लें, वो शेयर खरीद लें, तो प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स भी बन जाएंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं सर? सर जो डिसीजंस लेते हैं, मैंने बताया था मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। प्रमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं, शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मालिक होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो अ गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग मैनेजमेंट एंड अप्रूविंग स्ट्रेटेजी एक्टिंग इन द ओनर्स बेस्ट इंटरेस्ट। ओनर के लिए काम करते हैं, ओनर के बेस्ट इंटरेस्ट, ओनर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग काम करके डिसीजंस लेते हैं और कंपनी को चलाते हैं। बोलो बात क्लियर है? प्रोमोटर्स कौन हो गए? कंपनी को बनाने वाले। शेयर होल्डर्स कौन हो गए? कंपनी के मालिक। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने वाले। बोलो बात क्लियर हो गई? तीनों में डिफरेंस क्लियर है? आइए सर, अब है बहुत बढ़िया टॉपिक, आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होती है सर? क्या आपने भी कभी आईपीओ खरीदा है? मगर बेटा कोशिश तो बहुत करी है। एक टाइम था जब जोमैटो का आईपीओ आया था। जोमैटो को पैसे की जरूरत थी, तो उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, पब्लिक से पैसा उठाना चाहा था। उसने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो उसने क्या किया, पब्लिक से पैसा उठाया। उसके साथ साथ एलआईसी का भी आया था, एलआईसी को भी पैसे की जरूरत थी आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसने कहा कि मैं भी पब्लिक से पैसा उठा लेता हूं। तो दोनों के आईपीओ लगभग 1-2 दिन की दूरी पे आए थे। मैंने कहा चल यार दोनों के खरीदे थे, एलआईसी तो बहुत बढ़िया कंपनी है, ये तो बहुत आगे लेके जाएगी मेरे शेयर्स को, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं कि अब बताओ कोई शेयर अगर मार्केट में आ गया, कोई नया, मान लो कोई नई वेजिटेबल आई है, ठीक है, आपको पता है वो बहुत सेहतमंद है और बहुत उसकी डिमांड होने वाली है, तो आप उसको पहले से पहले खरीदने की कोशिश करोगे या मार्केट में आएगी जब खरीदने की कोशिश करोगे? क्योंकि मार्केट में आने के बाद तो उसके दाम ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम होलसेलर की तरह क्या करेंगे, लॉट में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। अभी तक ये जो प्लॉट ऑफ लैंड था ये सिर्फ 2 से 3 जनों का था, अब उनको पैसे की जरूरत है, तो वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसको बेच रही है, पब्लिक को बेच रही है। तो जब पहली बार टुकड़े करके पब्लिक को बेचे जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, आईपीओ, यानी इनिशियल, यानी पहली बार पब्लिक ऑफर, पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं कि भैया आ जाओ हमें पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो और शेयर खरीद लो। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीओ समझ में आया? तो सर क्या आपको मिला, मैंने बेटा जोमैटो का भी खरीदा और किसका, एलआईसी का भी खरीदा। तो सर ये 1 रुपए का 2 रुपए का ना, कि नहीं बेटा बल्क में खरीदने पड़ते हैं, आईपीओ का मतलब होता है बल्क में शेयर खरीदने पड़ते हैं आपको। तो मैंने 15,000 के इसके खरीदे, किसके भला, जोमैटो के, और 15-16 हजार के रिलायंस के। एक लॉट 15-16 हजार का था।
अभी भी हम अगर आपको करंट में दिखाऊंगा तो बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ निकले हुए हैं, आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। अब मेरी किस्मत ऐसी रही, जोमेटो का तो मेरे को मिला नहीं, जोमेटो का मुझे लॉट नहीं मिला, जो पैसे मेरे बैंक के पास गए थे वो मेरे पास वापसी आ गए। होता क्या, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने शेयर अप्लाई करे, अब वो पैसा ना कंपनी के पास जाएगा नहीं, वो जिस बैंक से आपने अप्लाई करा, जिस बैंक के थ्रू, वो उस बैंक में वो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, रहेगा आपके अकाउंट में, पर उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। 15,000 आपके अकाउंट में अगर 65,000 रुपए, 15,000 रुपए के आपने शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल दी, तो वो आपके अकाउंट में 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। आप कितने रुपए यूज कर पाओगे, सिर्फ 50,000। कब तक के लिए ब्लॉक होंगे, जब तक ये पूरा शेयर का प्रोसेस ना हो जाए, 15 दिन लगते कम से कम। अब वो 15 दिन के लिए ब्लॉक हो गए। अब 15 दिन बाद जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी, जब कंपनी शेयर बेचेगी, तब पता चलता कि आपको शेयर मिले या नहीं मिले। अगर शेयर मिल जाते हैं तो यानी आपने शेयर खरीद लिए, लॉट खरीद लिया, तो वो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है, उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। और अगर कंपनी ने आपको शेयर नहीं दिए तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में अनब्लॉक हो जाता है। इसको बोलते हैं आईपीओ का प्रोसेस। सर क्या एक ही लॉट खरीद सकते हैं, नहीं, आप चाहो तो 4 लॉट भी खरीद सकते हो, 60,000 रुपए के शेयर खरीद सकते हो, पर लॉट में खरीदना पड़ता है आईपीओ में। तो मैंने क्या किया, जोमेटो का भी एप्लीकेशन डाली तो 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ब्लॉक हो गए। पर मेरी किस्मत ये रही कि मुझे जोमेटो का मिला ही नहीं शेयर। और जोमेटो का शेयर पता कितना हुआ था, पहले ही दिन डबल। यानी जिन्होंने 15,000 रुपए लगाए थे आईपीओ में, जिस दिन जैसे शेयर आया 40,000 उसकी वैल्यू हो गई, यानी ऑलमोस्ट डबल। और लोगों ने बहुत पैसा कमाया, जैसे 4-4 लॉट मिल गए थे जिन्हें, उन्होंने सीधा उसको जैसे डबल हुआ पैसा बेच रहा। भाई आज मेरे पास अभी आए नहीं, मैंने पहली मार्केट में 15 के खरीद लिए, और जैसे वो मार्केट में उतरे, मार्केट में आए, लोगों की डिमांड इतनी थी कि उसका प्राइस क्या हो गया, सीधा डबल हो गया। और डबल होते लोगों ने क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दी, फिर उसका प्राइस कम हो गया। तो जिसने उस टाइम पे खरीदा होगा उसको नुकसान हुआ, मार्केट में आने के बाद जिसने एकदम से खरीदा क्योंकि वो हाई प्राइस था, और जिसने इनिशियली खरीद लिया था उसको बेनिफिट हो गया सीधा डबल का। यानी जिसने 1 लाख रुपए लगाए होंगे उसके 2 लाख रुपए हो गए जो सीधा एक दिन में। ठीक है, पर मेरी किस्मत थी, मेरे को वो शेयर मिला ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऑफर कर रहा हूं कि मैं सारी चीजें बेच रहा हूं, तो अब जरूरी थोड़ी है कि अगर आपको टीवी पसंद आ गया तो आप कहोगे भैया मुझे टीवी चाहिए, तो मेरी मर्जी है मैं दूं ना दूं। ऐसी कंपनी ने क्या किया, आपको शेयर्स ऑफर किए, अब वो शेयर्स आपको दे ना दे वो उसकी मर्जी, आप लेने आ रहे हो, पहले आप अप्लाई करो, डिमांड रखो कि मुझे ये चाहिए, भाई मैं इतने का दूंगा। अब जो थोड़ी है, 3 जनों ने डिमांड करी तो मर्जी तो मेरी है, मैं इसको दूं, इसको दूं या इसको दूं, तो कंपनी कहती है मर्जी मेरी चलेगी, मैं किसको दूंगी। तो उसमें मेरे को शेयर्स नहीं मिले थे। मेरे को किसके मिल गए, एलआईसी के। एलआईसी के, और पहले दिन मेरे कितने के खरीदे, 15,000 के, उसकी सीधा वैल्यू 10,000। फिर मैंने कहा चल रखे रखता हूं, क्या पता वैल्यू बढ़ जाए। भाई वो वैल्यू 10 से 9,000 हो गई। ठीक है, मैंने कहा अब मेरे बस की नहीं, 6-7 महीने मैंने अपने पास रख के रखे, वहां बेच दो इसे भाई, जो नुकसान होगा हो गया। तो उसके बाद से मैंने, मेरी हिम्मत नहीं आईपीओ में पैसा लगाने की। तो एक तो होता है आप डेली खरीदते हो शेयर्स, ठीक है ना, उसको रखने के लिए भी या बेचने के लिए जैसे मर्जी। एक होता है आईपीओ के थ्रू, मार्केट में आने से पहले आप शेयर खरीद लेते हो। तो जो फाइनेंशियल स्टडी प्रॉपर तरीके से करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का अच्छे से पढ़ता है, समझता है, वो दिमाग लगा के बता सकता है कि कौन सी कंपनी का शेयर पहले लेने में फायदा रहेगा, कि मार्केट में आने के बाद उसकी स्पेकुलेशन रहती है कि वैल्यू क्या बनेगी। तो कई जने जिनको अच्छे से स्टडी की नॉलेज होती है वो अच्छा खासा पैसा आईपीओ में बना लेते एक एक दिन में। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? तो ये होता है आईपीओ, है नहीं मस्त चीज। चलो दूसरा, स्टॉक मार्केट बता दिया, जहां पर क्या होता है सर, शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। अब सर इसमें स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। क्या होता है, जैसे आजादपुर में सब्जी मंडी, उसका नाम क्या है, आजादपुर मार्केट, नाम है ना, ऐसे ही शेयर मार्केट का नाम होता है। शेयर मार्केट का क्या नाम होता है, स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, जहां पर स्टॉक को क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, इसके 2 फेमस नाम बता रहा हूं, तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, पर 2 वेरी गुड, 2 फेमस हैं, एक है बीएससी और एक है एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे 2 फ्रूट की मार्केट अलग अलग हो सकती है, मानो फ्रूट मार्केट एक आजादपुर है,
एक उसी के आसपास आदर्श नगर में है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आजादपुर से आपने खरीदा, क्या आदर्श नगर में जाके बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो फ्रूट्स? बिल्कुल बेच सकते हो। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं, एनएससी वाली मार्केट से शेयर्स खरीद के बीएससी में भी बेच सकता हूं, बीएससी से खरीद के एनएससी में भी बेच सकता हूं, बीएससी से खरीद के बीएससी में भी बेच सकता हूं, एनएससी से खरीद के एनएससी में भी बेच सकता हूं। ये अलग अलग मार्केट के नाम है। बिल्कुल आता है। अब बताओ, जो फ्रूट आपको आजादपुर सब्जी मंडी में मिल रहा है, क्या वही आदर्श नगर मंडी में मिल जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कहीं पर 10 रुपए का फर्क होता है, कहीं पर 1 रुपए का फर्क होता है। ऐसे ही दोनों मार्केट है, मानो रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो सकता है बीएससी पे वो आपको 2000 का मिल रहा हो, ठीक है, और इस मार्केट में वही शेयर आपको 2010 रुपए का मिल रहा हो। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि इसमें मिल रहा हो 2010 का, इसमें मिल रहा हो 2012 रुपए का, ठीक है ना। तो अलग अलग प्राइजेस सेट होते हैं अलग अलग मार्केट में। तो अब जिसको उसकी नॉलेज होती है अच्छे से, वो अपना प्रॉफिट जैसे मर्जी निकाल लेता है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दोनों में से सिर्फ एक ही पे होती हैं, लिस्टेड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लिस्टेड। जो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, सबसे पहले उसको अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है, यानी उस मार्केट में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। मार्केट कौन सी होगी? दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मुझे अगर पब्लिक से पैसे उठाने हैं ना, तो पहले मुझे इन दोनों में से एक पर नाम लिखवाना पड़ेगा कम से कम। दोनों में लिखवाऊंगा तो मैं अपने शेयर दोनों बेच पाऊंगा दोनों जगह, एक में लिखवाऊंगा तो एक जगह। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे होते हैं, हर कोई इतनी आसानी से पूरे नहीं कर पाता। इसलिए कई कुछ कंपनीज हैं जो आपको बीएससी एनएससी दोनों पे देखने को मिल जाएंगी, कुछ कंपनीज है जो बीएससी में ही मिलेगी और कुछ कंपनीज है जो एनएससी पे ही मिलेगी। बोलो बात क्लियर है? जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज्यादातर दोनों पे हैं, बीएससी और एनएससी दोनों पे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? और सर यहाँ पर ये स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक के अंदर इसमें आ जाते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब स्टॉक बोला जाता है। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब है बेटा प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? बताओ जल्दी, कौन बताएगा प्रोस्पेक्टस? कभी आप किसी कोचिंग का पता करने गए हो? कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कभी गए हो? या गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी कभी आए हो पता करने? तो आपने देखा होगा, आपको एक लाल कलर का मैंने ब्रोशर दिखाया होगा, शायद अब बांटे भी थे कुछ बच्चों को मैंने। उसमें लाया, उसमें सारी डिटेल्स थी, गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी कब से फॉर्म हुई है, ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है। नहीं दिखाया था? अभी दिखा देता हूं, देखो जी, ये है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अबाउट अस, ठीक है, यानी अबाउट गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी सब लिखा हुआ है। हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ है, हम कहां कहां अवेलेबल हैं ये सब लिखा हुआ है, हमारे फीचर्स क्या हैं वो सब लिखा हुआ है, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। आप हमसे कहां कांटेक्ट कर सकते हो वो लिखा हुआ है। यानी इसके अंदर सारी ए टू जेड डिटेल्स हैं। अब मुझे बताओ, आप कोई कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर कोर्स का पता करने जाओगे तो उसके पास ना वो प्रोस्पेक्टस देगा आपको, उसमें क्या होगा, सारी डिटेल्स लिखी होगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने कितने ड्यूरेशन के हैं, उनकी क्या क्या फीस है। इसी तरीके से बेटा मुझे बताओ, मोबाइल लेने जाते हो आप लोग, मोबाइल ऐसे खरीदते हो या फीचर्स चेक करते हो तब खरीदते हो? फीचर चेक करके। अब वो तो मोबाइल आपके पास रहेगा हमेशा। अब जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो, उसके शेयर खरीदने जा रहे हो, क्या उसके फीचर्स, उसकी चीजें चेक करोगे नहीं करोगे? वो ज्यादा रहेगी तो आपके पास भी नहीं रहेगा, वो तो मार्केट में ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो वो ही सारी चीजें कि आप शेयर्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस कंपनी के मालिक कौन कौन है, कंपनी कितना पैसा उठाना चाह रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है, क्यों उठा रही है पैसा, वो पैसा कहां कहां लगाएगी और उससे कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड वो बता रही है, क्या आप वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो पैसा या वन टाइम में देना पड़ेगा शेयर का पैसा। ये ए टू जेड सारी डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट में लिख करके वो पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक जन के पास विजिट करके उनको बता सकें, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें सारी चीजें डाल देते हैं और वो प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट
कर देते हैं। आप जाओगे तो किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे तो आप कॉलेजेस का जाके भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट से, ताकि उस कॉलेज के बारे में प्लेसमेंट्स हैं या नहीं है कॉलेज में वो जान सको। अभी तक बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, फैकल्टीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, तभी तो कॉलेज सेलेक्ट करते हो। इसी तरीके से हम कंपनी भी इसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में मिलती है उसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस। ये हर एक कंपनी को इश्यू करना पड़ता है जो पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है। तो डिटेल्ड गाइड दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और इन्वेस्टमेंट वो ऑफर कर रही है कि आप कितना पैसा कैसे कैसे लगा सकते हो। ठीक है जी, चलिए सर 2 स्लाइड और आएगी, फटाफट खत्म करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका क्या? सेबी। बेटा देखो, करने को तो मैं आगे की क्लासेस में करा दूं, आज थोड़ा लंबी क्लास इसलिए रखी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, ये बेसिक है और आपके पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी को 3-4 दिन में खत्म कराऊंगा तो अब आप लोग सोच लो फिर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए, अब मैं भी तो एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी लग रहा है जितनी जल्दी खत्म हो जाए। चलिए, सेबी क्या होता है सर? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे बताओ, इस एकेडमी में जो भी चीजें हो रही हैं उसका ध्यान कौन रखता है? मैं रखता हूं, शुभम सर, कोई ना कोई होता है हर किसी का ध्यान रखने के लिए। इस देश में, इस एरिया में कोई भी मिस हैपनिंग ना हो रही हो, कुछ ना हो, उसका ध्यान कौन रखता है? पुलिस रखती है, सर्वेलेंस पे रहती है। आप देखते होंगे रात में चौकीदार आता है, पुलिस के चक्कर लगते रहते हैं सायरन के साथ, वो देखती है कि कोई कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, किस लिए? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हम पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से सेबी भी वॉच डॉग का काम करती है। किसका काम करती है? वॉच डॉग, यानी जो देखता रहता है कि कंपनी की किसी पब्लिक के साथ, किसी पर्सन के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, क्या ये कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि इस कंपनी में किसने पैसा लगा रखा है? पब्लिक ने पैसा लगा रखा है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी क्या करती है? कंपनी की गर्दन को मरोड़ के रखती है। ठीक है, जहां गड़बड़ करी वहां कंपनी उसकी गर्दन क्या कर देगी? ठीक है, और कंपनी खत्म। बात समझ में आई? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? ज्यादातर सेबी बनाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कंपनीज के ऊपर ध्यान रखती है कि कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो पब्लिक के साथ। बोलो बात क्लियर है? तो सेबी क्या करता है? वॉच डॉग की तरह काम करती है, इंडियन स्टॉक मार्केट को देखती है। ठीक है, इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रेडिंग तो नहीं चल रही, इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, तो अगर मिलती है तो कंपनी पकड़ी जाती है, तो कौन पेनल्टी लगाता है? चलिए, अब लास्ट है एक शेयर। भाई शेयर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। जितना पैसा कंपनी को चाहिए होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस हर एक यूनिट को शेयर बोल देते हैं। और जिनके पास जितने शेयर्स होते हैं वो उतने कंपनी का उतना बड़ा मालिक कहलाता है। आ शेयर इज अ स्टेक, स्टेक मतलब ऑनरशिप ऑफ ए पर्सन इन अ कंपनी। एक कंपनी में उस एक पर्सन की कितना स्टेक है, कितनी होल्डिंग है, कितनी ऑनरशिप है, वो कौन दर्शाता है? शेयर दर्शाता है। बोलो बात क्लियर हो रही है? सर आगे क्या है? लास्ट है ये स्लाइड। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इसका मतलब क्या है सर? कंपनी कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? सर 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? पहले क्या होता है? प्रमोशन। सर ये प्रमोशन कौन करता है? प्रमोटर्स। प्रमोशन के अंदर कौन आते हैं सर? प्रमोटर्स। जो क्या करते हैं सर? कंपनी को फॉर्म करने का काम करते हैं। जितना भी खर्चा होता है कंपनी को बनाने का, कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। तो कंपनी को फॉर्म करने के खर्चे कर जाते हैं प्रमोशन के अंदर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सर रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? आप एमओए बनाओगे, एओए बनाओगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लेकर के जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लेकर के जाओगे और उनको सारी चीजें, आपका प्रपोजल समझ में आता है तो वो स्टैंप लगा देंगे
और यहां से आप काम करना शुरू कर सकते हो, ये बन जाती है आपकी कंपनी। यहां से एक प्राइवेट कंपनी काम करना शुरू कर सकती है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना है तो एक प्रोसेस से और जाना पड़ता है जिसका नाम होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सर? बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? पब्लिक से पैसा उठाना। पब्लिक से तो पहले प्रोस्पेक्टस बनाएगी वो, पब्लिक में बांटेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी और लोगों से पैसा उठाएगी। और इसमें फिर एक पॉइंट और डाल दिया, क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मुझे बता सकते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। वेरी गुड। पेपर में क्वेश्चन आएगा ही, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर थ्योरी में देना है आपको। 90% वाला पूरा क्वेश्चन दे देगा कि शेयर इशू की एंट्री वेंट्री, और कह देगा और आप देखोगे कि 90% से कम हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स बिकॉज कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट मेट या नॉट फुलफिल्ड। सर 90% का मतलब क्या है? कि आपने बोला कि मैं पब्लिक को शेयर बेचकर 1 लाख रुपए इकट्ठे करूंगी। कितने रुपए इकट्ठे करूंगी? तो कंपनी काम कब कर पाएगी? जब उसको पैसा आ जाएगा। पैसा नहीं आएगा तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो सेबी ने लिमिट लगाई है। किसने लगाई है? अकॉर्डिंग टू सेबी लिमिट है। सेबी ने कहा कम से कम 90% पैसा उठ जाना चाहिए ताकि आप काम कर पाओ। कितना उठ जाना चाहिए? 90%। यानी अगर आप 1 लाख उठा रहे हो तो पब्लिक से कितना पैसा आ जाना चाहिए? 90,000। अगर मान लो 10 शेयर्स बेच रहे हो आप तो कितने शेयर बिक जाने चाहिए? 9 शेयर। कहता है अगर 9 में से एक शेयर भी कम बिका तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं होगी। नहीं होगी तो जितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया उसको 15 दिन के अंदर वापसी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो अगर 90% कंडीशन मेट नहीं होती है तो रिटर्न करना पड़ता है ऑल एप्लीकेशन मनी। ऑल एप्लीकेशन मनी बेटा कितने दिनों में? विद इन, जल्दी बोलो, 15 डेज। 15 दिनों के अंदर ये पैसा वापसी करना पड़ेगा। और लास्ट होता है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाए, सारे काम हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है? यहां पर एक और सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। और यहां से एक पब्लिक कंपनी काम करना शुरू कर सकती है। अच्छा 90% नहीं हुआ तो क्या होगा सर? कितने दिनों में? पता है यहां पर ब्रोकर्स को हायर किया जाता है जिसको अंडर राइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो क्या करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? कि भैया जितने शेयर बिकवाएंगे उतना हमें कमीशन चाहिए होगा। तो किस लिए? ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन क्या हो जाए? 90% हो जाए। तो आज जो बात करी समझ में आई? तो 2 मिनट ले रहा हूं, सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। आज हमने क्या क्या पढ़ा और आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। ठीक है, चलाइए फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो हमने पढ़ा आज कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, प्रोफेसर हेनी ने डेफिनेशन दी थी, वो हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। चलिए आप बताओ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्या बताया था? एरोप्लेन याद रख लो परपेचुअल सक्सेशन से। हाँ क्या बताया था? यानी सर इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इंसॉल्वेंसी डेथ वगैरह किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या होते हैं सर? अलग अलग होते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने कंपनी कितनी तरह की कंपनी होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। ठीक है, चल श्रुति बताएगी फटाफट। श्रुति बेटा मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए? 7 चाहिए होते हैं बेटा। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हम रख सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200। वेरी गुड, बोलो बात क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट बेटा, किसमें शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में। कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है?
पब्लिक कंपनी। ठीक है सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टेबल एफ कौन सी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है? सर पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 चाहिए होते हैं कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। 1 ओपीसी में, 3 पब्लिक कंपनी में। बेटा 1% कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? ये देखो कितने हो सकते हैं? 15। तीनों में 15 15 15 होते हैं। चलिए सर, उसके बाद हमने पढ़ा था 3 तरह की कंपनियां, एक लिमिटेड कंपनी, एक अनलिमिटेड कंपनी और तीसरी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी जो कंपनी को बनाते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को चलाते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। स्टॉक मार्केट, जहां पर हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताओ, एनएससी और बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट आगे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? इंडियन स्टॉक मार्केट पे वॉच डॉग का काम करती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। शेयर क्या होता है सर? शेयर बताता है एक पर्सन के पास कितना मालिकाना हक है कंपनी में। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कंपनी कैसे कैसे फॉर्म होती है। 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रमोशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% अकॉर्डिंग टू सेबी। सेबी की फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोलो जी, इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से ओरल टेस्ट लूंगा सबसे इंडिविजुअली। ठीक है, सबके सब रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।